जय हिंद जय जोहार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में शंकर बेदिया क्लासेस में। और आज के इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी सीएससी मेंस के लिए पेपर 3 का एक टॉपिक जो कि नाम है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सेक्शन ए के अंतर्गत एंशियंट इंडिया के अंतर्गत आता है। यह वीडियो का पार्ट 1 है। तो देखते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर नंबर 3 के अंतर्गत है। ये पेपर नंबर 3 के अंतर्गत बहुत सारे सेक्शन है, जिसमें कि आपका सेक्शन 1 के अंदर है वो है हिस्ट्री। इसमें आपका एक सब सेक्शन होता है एंशियंट इंडिया, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। तो इस लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जेपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स पैटर्न को जान लेंगे कि ये जो पेपर है आपके किस सेक्शन के किस एग्ज़ाम्स पेपर के अंतर्गत आता है। फिर आपका इसमें थोड़ा सा हम इसको सिलेबस देखेंगे। फिर हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं किस तरह के आते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही नोट्स डिस्कशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग उसको देखेंगे। साथ ही जो इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है जेपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पैटर्न। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो पीटी में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है। ये दोनों को पेपर में आपको स्कोरिंग मार्क्स का होता है, जो कि आपको ये दोनों पेपर अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का है। तो फुल मार्क्स प्रीलिम्स के लिए 400 मार्क्स होते हैं। यदि हम लोग 7 से 10th जेपीएससी की बात करें तो 400 मार्क्स में से 260 मार्क्स जो है कट ऑफ गया था 7 से 10th जेपीएससी में, और 11 से 13 जेपीएससी में 246 मार्क्स गया था 400 में कट ऑफ पीटी के लिए। यदि आप मेंस एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 पेपर में देखने को मिलता है, जिसमें पेपर 1 है जो कि जनरल हिंदी और इंग्लिश के लिए होता है। जो पेपर 2 है वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए होता है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप एक ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करते हैं। पेपर नंबर 3 में सोशल जनरल साइंस होता है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों होता है। और इसी पेपर के अंतर्गत हम आज का यह वीडियो रहने वाला है। पेपर नंबर 4 जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, और साथ ही इसी में पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो वो पेपर नंबर 4 है। पेपर नंबर 5 जो है वो आपका इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और पेपर नंबर 6 जनरल साइंस के अंतर्गत आता है, जो कि जनरल साइंस और इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। इसी के साथ है आपका मेंस में 6 पेपर होता है। उसके बाद इंटरव्यू का सेक्शन होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर आपका 1050 मार्क्स का होता है, जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। यदि मेंस कट ऑफ की बात करते हैं तो 11वीं से 13वीं जो जेपीएससी था उसमें जो मेंस कट ऑफ यानी इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 579.25, जो कि 950 में था। और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ जेएएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जो कि 1050 नंबर के अंतर्गत यदि जिसने 663.75 नंबर ले आए हैं उनका जो है जेएएस में सिलेक्शन हो गया, यानी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हो गया है। वहीं पर यदि जेएसपीएस यानी झारखंड स्टेट पुलिस सर्विस के लिए जो है वो है आपका 674.50 जो है कट ऑफ मार्क्स है। तो ये पूरा पैटर्न आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। और इसी के साथ जो है इस वीडियो में हम लोग पेपर नंबर 3 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यदि आप जेपीएससी कट ऑफ एग्ज़ाम कट ऑफ की बात करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर आप मेंस के लिए कट ऑफ देख सकते हैं। और फाइनल कट ऑफ जो है 11वीं से 13वीं का बात करते हैं तो 663.75 1050 नंबर में से ये आया हुआ है। और यदि आपका 14वीं जेपीएससी जो है वो आपका चल रहा है, देखते हैं इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है मेंस के लिए, पीटी के लिए, और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है।
आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो है एंशिएंट इंडिया में। तो ये जो टॉपिक है वो आपका प्रीलिम्स का भी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत आपका यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है। पीटी का जो सिलेबस है वो जनरल स्टडी जो है एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो है वो आता है। तो इसमें आप ये इस वीडियो के अंतर्गत आप इस टॉपिक को आप इस सेक्शन पर रख सकते हैं। अगला जो मेंस के लिए जो हम लोग का है जो टॉपिक है वो है आपका पेपर नंबर 3 के लिए। तो पेपर नंबर 3 के लिए जो है पेपर है उसमें सेक्शन ए है हिस्ट्री का, जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें आप लोगों का 3 से 4 सेक्शन है इसमें। जैसे एंशिएंट पीरियड हो गया, यहाँ पर मिडिएवल पीरियड हो गया, मॉडर्न पीरियड हो गया, और चौथा जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। तो सेक्शन ए में जो है 4 सब सेक्शन है। तो हिस्ट्री में आपको इतना कुछ पढ़ना है। तो ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और साथ ही जो झारखंड का हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एंटीक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप और मेन फीचर के बारे में। मतलब ये वाला टॉपिक जो है आज आपका कवर हो जाएगा। ये वाला जो टॉपिक है आपका आज कवर हो जाएगा। तो चलिए सब शुरू करते हैं। तो ये पूरा का पूरा यदि आप इतिहास क्रम की बात करते हैं तो कैसे हम लोग का इतिहास है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका किस क्रोनोलॉजी में आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इतिहास है तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को फिर सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। और आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से इतिहास का जो है वह पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक कहने का मतलब उसका लिखित और जो उसका लिखित प्रमाण हो, और साथ ही उसका जो साक्ष्य है वो महत्वपूर्ण हो। तो यहाँ पर हम लोग का एक लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। जो हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका हम लोग का लिखित प्रमाण आपका जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। लेकिन हम लोग जो मिला हुआ जो प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसके माध्यम से इसका हम लोग कल्पना करते हैं, उस पर हम लोग ये करते हैं। बहुत सारे साक्ष्य हम लोग को मिलता है जो कि इस समय के बारे में उसकी जानकारी के बारे में बताता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो कालक्रम है उसको 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हालांकि इस कालक्रम में अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। तो जो आपका एनसीईआरटी है उसके अनुसार ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का कालक्रम को दिखाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसी आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी के बाद आता है वैदिक सभ्यता, जो कि ऋग वैदिक काल में आता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें प्रीवियस जो जेपीएससी में है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तो जिसको एक नज़र आप देख सकते हैं, जिसके कारण आप अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये 11 से 13 जेपीएससी का क्वेश्चन है। पेपर नंबर 3 से क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारण बताएं। यानी आपका सेक्शन 1 में ये क्वेश्चन था, सेक्शन बी के लिए ये क्वेश्चन था, सेक्शन सी के लिए आपका ये क्वेश्चन था जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से था, और सेक्शन डी जो कि आपका यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड से रिलेटेड है। तो वो आपको पढ़ना है। तो वो आपके अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन था वो था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताएं और धार्मिक मुहावरों में व्यक्त हो रही थी, चर्चा करें, ये है। लेकिन जो आप आज का जो टॉपिक है उसमें जो आप पढ़ेंगे उसमें उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है 11 से 13 में, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारण बताएं। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका हिस्ट्री सेक्शन में पूछा गया है, ये 4 सेक्शन में। तो 4 सेक्शन में किन्हीं 2 का ही आपको आंसर लिखना होता है, जो कि 40-40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स का होता है, यानी कि 40-40 80 मार्क्स हो गया, और 20 मार्क्स का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के लिए। इसी प्रकार आपका ज्योग्राफी के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए
बी सी डी में यदि आप 2 सेक्शन को अभी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 4 सेक्शन में किसी 2 सेक्शन का ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर का जो है पैटर्न है। हालांकि यह कांस्टेंट नहीं है, बदल भी सकता है, लेकिन अभी तक जो भी जेपीएससी एग्ज़ाम्स लिए हैं इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करता आ रहा है। यदि हम लोग 7 से 10th जेपीएससी की बात करें तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें, इस पर सवाल पूछा गया है। फिर आपका मेडियावल से पूछा गया है शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और उनके योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, यह भी आपका सवाल पूछा गया है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से क्या सवाल पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। इसी प्रकार झारखंड हिस्ट्री से पूछा गया है बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप तैयार कर संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो ये है हमारा पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यदि हम 6 जेपीएससी की बात करें, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है वो 6 जेपीएससी से ही प्रभावशाली रहा, तो प्रीवियस 3 जो है जेपीएससी प्रीवियस 3 ईयर का आपको पीवाईक्यू को महत्वपूर्ण ढंग से आपको कंसीडर करना चाहिए। तो जेपीएससी 6 में भी आपका देखिए सवाल किस तरह से पूछा गया, चोल शासकों के स्थानीय शासन प्रणाली के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि ये आपका एंशियंट इंडिया से पूछा गया। दूसरा है मीडियावल से क्या क्वेश्चन पूछा गया, मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें, यह पूछा गया मीडियावल से। यदि आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन ये था, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, यह सवाल था। बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था, बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करें, ये भी आपका सवाल पूछा गया जो कि झारखंड हिस्ट्री से था। इस तरह से यदि पूरा हिस्ट्री की बात करें तो पूरा का पूरा हिस्ट्री 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें से आपको 2 सेक्शन का क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है मेंस के एग्ज़ाम्स में। अब सबसे आप बात करते हैं जो हमारा ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो है यह सभ्यता जो है से रिलेटेड जो पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इस पर हम लोग चर्चा। अब बात करते हैं जो हमारा इस टॉपिक है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस पर प्रीवियस जेपीएससी में कैसे कैसे सवाल और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में। तो पहला क्वेश्चन आपको 11 से 13 जेपीएससी में मिलता है, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिला था। तो ये था 11 से 13 जेपीएससी का सवाल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगन था, जो कि जहाँ से सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज का प्रमाण मिला था। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या था, कौन सा जगह है जो कि भारत में है और जो है सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा कालीन सभ्यता के लिए। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी जो कि राजस्थान हिसार जिला में है, वह जो है हड़प्पा का जो है सबसे बड़ा बृहद स्थल था। उसी प्रकार ये सवाल जो है जेपीएससी 6 जेपीएससी में पूछा गया था। अगला जो सवाल है 5th जेपीएससी से आता है, देखने को मिलता है। तो ये क्या है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस जेपीएससी से में एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछा है और साथ ही साथ जो कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग का जो जेपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका उत्पत्ति, इसका प्राचीनता, इसका विस्तार, इसका निर्माता और प्रमुख विशेषताएं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे पहले जो जानकारी मिला था वह मिला था 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिला था वह 1921 में। स्थान था हड़प्पा, जो कि अभी के पाकिस्तान के साहिवाल जिला में पड़ता है। पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के जो पश्चिमी पंजाब है वहाँ एक साहिवाल जिला है, उसके अंतर्गत हड़प्पा आता है। और वहीं पर 1921 में क्या हुआ था, खुदाई हुआ था, और वहीं से हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है।
तो जो हड़प्पा का जो खोद किया गया था, उत्खनन करता था, वह कौन कौन थे? तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, माटीमल व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। और यदि इसका समय काल की बात करते हैं तो यह जो है 3 कालों में विभक्त था। जैसे प्रारंभिक काल की बात करते हैं तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, और परिपक्व हड़प्पा कालीन काल जो है वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। इसी समय जो है शहरी चरण था और समृद्ध चरण इसी काल के अंतर्गत था। यानी इस समय जो है हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो चुका था। फिर उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल आता है, जिसको 1900 से 1300 ईसा पूर्व के अंतर्गत रखते हैं। तो ये था कुछ जो है अभी तक जो जहाँ जहाँ पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रमाण मिलता है, वो आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मांडा जो कि ज़िला अखनूर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में आता है। उसी प्रकार से है राखीगढ़ी, बनावली जो कि ज़िला हिसार में हरियाणा में आता है। ये दोनों जगह पुरातात्विक स्थल माना जाता है। फिर आपका जो है पंजाब में आता है वो है रोपड़, जो कि ज़िला नगर से आता है। यहाँ पर से भी आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता का साक्ष्य मिला था, प्रमाण मिला था। इसी के अलावा यूपी में भी हम लोगों को हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है। वो जगह है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिला में आता है, उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार जो है राजस्थान में कालीबंगन जगह है, जहाँ जो कि हनुमानगढ़ जिला के अंतर्गत आता है राजस्थान में। वहाँ से भी हड़प्पा कालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में जानकारी मिलता है। और ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है जगह जो है वो कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान में है। चंदूदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। और ये जो है गुजरात का कच्छ जो ज़िला है उसमें सुरकोटदा, ये भी आपका सिंधु सभ्यता का एक स्थल माना जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद गुजरात का, वहाँ पर एक स्थल है लोथल, यहाँ भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिला। फिर आपका है काठियावाड़ गुजरात, जहाँ जो कि है रंगपुर नामक स्थान है, वहाँ से भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मानचित्र में कि बहुत सारे जगह से आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलता है, जो कि कुछ स्थल भारत में हैं और कुछ स्थल जो है पाकिस्तान में हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ये जगह में। यदि हम लोग इसका हड़प्पा कालीन स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कि मेन प्रमुख स्थल है वो हड़प्पा, जो का पहला बार खुदाई हुआ था। अभी जो है साहिवाल ज़िला में पड़ता है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। कौन खोदा था? तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। कब जो इसका खुदाई हुआ था? 1921 में। और सबसे प्रमुख जो है कि नदी, जो भी सभ्यता है वो नदी के किनारे बस रहा था, क्योंकि वहाँ से उसको जल का प्रबंध मिलता था। तो इस प्रकार से जो प्रमुख नदी था वो है रावी। तो हड़प्पा का जो कौन सा नदी के किनारे बसा था? तो वो रावी। और यहाँ से जो खुदाई हुआ था तो उस पर हम लोगों को क्या क्या साक्ष्य मिला? तो अन्नागार का साक्ष्य मिला, वरवली युक्त चबूतरे मिला, कांस्य गाड़ी मिला, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला, मछुआरे का चित्र मिला, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। ये सभी चीज़ें जो है हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से मिला। फिर जो प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके अंतर्गत लारकाना जिला आता है, वहाँ पर है यह मोहनजोदड़ो। और इसका खुदाई कौन किया था? तो राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने किया था 1922 ईस्वी में। और ये जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को मिला था? तो यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला, सभा भवन का साक्ष्य मिला, पुरोहित का आवास, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिला, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिला, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला। इसके अलावा कोट दीजी, ये भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। धुरिये एवं फजल अहमद खान के द्वारा इसका खुदाई किया गया, उत्खनन किया गया 1955 ईस्वी और 1957 ईस्वी में। ये क्षेत्र भी सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में है, सिंधु नदी के किनारे बसा है। यहाँ से क्या क्या मिला? तो चित्रित मृत भांड मिला, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिला, मनके मिला, कांसे की अंगूठियाँ, पत्थर के वनाग्र आदि इस प्रकार से वस्तुएं मिला कोट दीजी सिंध में। अब जो है अगला जो स्थल है वो है सुतका को, ये भी आपका पेरिन बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये यहाँ पर इसका खुदाई कौन किया था? जॉर्ज डेल्स
जॉर्ज डेल्स ने खुदाई किया था। कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। प्रमुख नदी है शादी कौर नदी नाम है, और यहाँ से जो प्रमाण मिले वो मिला 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य मिले। फिर अगला जो स्थल है वह सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 में, और 1962 में इसका उत्खनन हुआ था। कौन से नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। कौन? सातका गेंडोर। यहाँ से क्या मिला? तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्रकृति चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह, ये सभी चीज़ें आपको सुतका गेंडोर से मिला। फिर आता है महत्वपूर्ण में एक कालीबंगन, जो कि भारत के अंतर्गत आता है, राजस्थान से में है, हनुमानगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। कालीबंगन कौन उत्खनन किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था, 1953 ईस्वी में किया गया था। घग्गर नदी के किनारे यह क्षेत्र है। यहाँ से क्या मिला? तो जुते हुए खेत मिले, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, लकड़ी की नाले। फिर चंदूद्रो है, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, सिंध प्रांत के अंतर्गत। आर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार के द्वारा इसका उत्खनन हुआ, 1935 ईस्वी में हुआ। सिंधु नदी के किनारे यह है, और यहाँ से मिला हमको मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, काजल, पाउडर, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को मिला है, जो कि आपका देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में कि यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र है। तो एक मांडा जगह भी है, वहाँ भी आपको मिला है। फिर आपका पंजाब में है, फिर आपका हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर आपका हो गया आपका सिंधु नदी के किनारे, इधर पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान में। तो ये सारा चीज़ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूद्रो, कोट दीजी, ये सभी क्या है? पाकिस्तान के अंतर्गत जो स्थल आता है हड़प्पा कालीन, वो सब का आपका स्थल का नाम है। अब जो है अगला जो स्थल है वो है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद जिला के अंतर्गत। उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव के द्वारा 1955 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था, और 1962 ईस्वी में। कौन से नदी के किनारे है लोथल? तो भोगवा नदी के किनारे है। क्या क्या मिला था? गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका मिला, हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ और चलाक लोमड़ी का चिन्ह। फिर आता है नाम राखी गढ़ी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान में यहाँ पर खुदाई का काम अभी भी जारी है, जो कि आए दिन समाचार पत्रों में आपको जानकारी मिल रहा होगा। तो यहाँ यह जो क्षेत्र है वो है कहाँ पर? तो हरियाणा के हिसार में है। किसके द्वारा खोद किया गया था? तो सबसे पहले सूरजभान के द्वारा उत्खनन हुआ था, 1969 ईस्वी में इसका खुदाई हुआ था। घग्गर नदी के किनारे यह स्थल पड़ता है, और यहाँ से मिला ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला। फिर आपका आता है बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में ही पड़ता है। इसका उत्खनन करता था RS बिष्ट, वर्ष 1973 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। सरस्वती नदी के किनारे है। मिट्टी का हल मिला, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए का साक्ष्य मिला, जौ के दाने, धावन पात्र, मुहरे, कसौटी आदि मिला। फिर आपका जो स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ तो जो कि पंजाब रूपनगर में आता है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन हुआ था, 1955 ईस्वी में हुआ था। और कौन से नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है यह जगह। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे? तो तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, सेल खड़ी का मुहर। तो ये प्रकार से आप इस सब को देख सकते हैं। पंजाब में आपसे आता है रोपड़। फिर आपका हरियाणा के अंतर्गत राखी गढ़ी बनावली स्थल है। फिर आपका गुजरात के अंतर्गत भी आता है आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो कि लोथल जगह का नाम है। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र भी माइंड में सेट होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ, और वहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलता है। क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा पुराना सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इसका यदि माइंड में सेटअप हो रहेगा तब आपको पूरा का पूरा जानकारी आपको पता चलता रहेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग जगहों से हमको जानकारी मिला है। और
चलते हैं इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में कि कितना दूर तक था। तो यदि हम लोग इसका पूरा सीमा का बात करें कि पूरा का सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट सीमा कहाँ तक था, तो यदि उत्तर की दिशा में देखें तो सबसे उत्तरी सीमा में जो जगह मिला वो था मांडा, और ये अखनूर ज़िला में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जो कि अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। तो मांडा एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि उत्तरी सीमा में है। फिर आपका आता है यदि पूर्वी सीमा की बात करें जो कि आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ जिला यूपी में आता है। तो सबसे जो पूर्वी सीमा में जो स्थल मिला वह कौन सा था? आलमगीरपुर। उसी प्रकार यदि पश्चिमी सीमा, सबसे पश्चिम में जो स्थल मिला हमको जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी मिलता है, उसका नाम है सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। फिर आपका आता है जो कि सबसे दक्षिण दिशा में जो हमको स्थान मिला सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ से हमको जानकारी मिलता है, तो वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में पड़ता है। तो इस प्रकार से पूरा विस्तार आप इसको समझ सकते हैं। इसी के बीच बहुत सारा और भी जो है स्थल मिला जहाँ से हड़प्पा कालीन सभ्यता हमको मिलता है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। अच्छा, सबसे पहले बात की जो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता का भी नाम हम लोग देते हैं, तो ये भी याद रखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भी हम लोग हड़प्पा का ही नाम देते हैं। तो आपका जो है क्यों देते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि सबसे पहला जो है खोज हुआ था वो सिंधु नदी के किनारा हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिए। और जो हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि वह स्थल का नाम हड़प्पा था, तो इसलिए पूरा का पूरा जो सभ्यता का नाम या तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या फिर हड़प्पा सभ्यता बोलिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी का बारे में जान चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल मिले थे। तो पाकिस्तान में जो स्थल मिले थे वो है आपका हड़प्पा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारा चीज़ें, और जो कि हड़प्पा है आपका। फिर आपका है यहाँ पर सुतकांडोर, फिर सुतका को जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, कोट देजी जो कि सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। क्या क्या मिला था? तो चित्रित मिद्र भांड मिला, मातृ देवी की मूर्तियाँ, मन के कांसे की अंगूठियाँ, पत्थर के वनाग्र, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो कि आपका सुतका गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसका खोज किसने किया? तो ऑरेंज स्टाइन ने किया, जॉर्ज वेल्स ने किया 1927 से और 1962 ईस्वी में किया था। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले थे? तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले थे। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मिला था, और मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह, ये सभी चीज़ें जो है सुतका गेंडोर से मिला था। अब जो भारत में जो स्थल मिला है वो क्या क्या है? तो लोथल है जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में पड़ता है। किसने खोज किया? रंगनाथ राव ने खोज किया। कब किया? 1955 से 1962 ईस्वी में किया। कौन से नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। प्रमुख जो साक्ष्य क्या क्या मिला? तो गोदीबाड़ा मिला, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका मिला, हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ और चलाक लोमड़ी का चित्र मिला। रंगपुर जो है स्थल है हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर है? तो गुजरात काठियावाड़ में है। SR राव के द्वारा खुदाई किया गया था 1954 ईस्वी में। प्रमुख नदी है भादर। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हैं ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी, ये सभी। सुरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ जिला में है, जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था, 1964 में हुआ था। कौन सा नदी है? सरस्वती नदी है। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य क्या है? तो कलश, स्वाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य, ये सभी हम लोगों को वहाँ से मिला था। फिर है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में है। किसने उसका उत्खनन किया था? तो अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, बीवी लाल, BK थापर ने किया था। कब कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी में हुआ था।
और प्रमुख नदी कौन है, तो घग्गर है। प्रमुख साक्ष्य क्या है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, यहीं से मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन भी पूछा था। भूकंप के साक्ष्य मिला, अग्नि हवन कुंड मिला, अलंकृत ईंट मिला, चूड़ियाँ मिला, लकड़ी की नाली मिला। फिर आपका अगला जो है राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा हिसार में पड़ता है। किसने उत्खनन किया था, सूरजभान ने किया था। कब किया था, 1969 ईस्वी में किया था। कौन से नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। ताम्र उपकरण यहाँ से मिले, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला। फिर आपका बनावली, जो कि हरियाणा हिसार जिला में ही पड़ता है। कौन इसका उत्खनन किया था, तो रविंदर सिंह बिष्ट किया था, 1973 ईस्वी में किया था। इसके अलावा प्रमुख नदी है सरस्वती। प्रमुख साक्ष्य मिट्टी का हाल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के दाने, चावल पात्र, मोहरे, कसौटी, ये सभी वहाँ से मिले। रूपनगर में, जो कि पंजाब में ही है, रूपनगर, ये यहाँ का खोद जो है किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, 1953 ईस्वी में किया था। ठीक है। आप रूपनगर जिला के अंतर्गत रोपड़ है, वो जो है था आपका हड़प्पाकालीन स्थल। ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो सतलज नदी के किनारे बसा है। क्या क्या मिला यहाँ पर, तो तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, सेल खड़ी की मुहर मिला, तो ये सभी मिला। अब जो है आलमगीरपुर से क्या मिला, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है। ये किसका के द्वारा उत्खनन हुआ था, तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन हुआ था, 1958 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख नदी हिंडन नदी है। प्रमुख साक्ष्य क्या है, तो मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी है। मांडा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था, 1982 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख नदी क्या है, चेनाब है। और प्रमुख साक्ष्य क्या है, चट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित वानाग्र और मोहरों के साक्ष्य मिले थे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार से इसका उत्पत्ति हुआ था, कैसे यह विकसित हुआ था, कैसे वहाँ पर ये सिंधु सभ्यता बसा था। तो विद्वानों में इस संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह जो है उत्पत्ति विदेशी प्रभाव से हुआ था, तो कि कुछ का कहना है कि यह जो सभ्यता है वो स्थानीय था, मतलब शुरू से ही यहीं पर था। तो विदेशी प्रभाव से जो इसका उत्पत्ति हुआ था उसके पक्ष में है गार्डन चाइल्ड, मार्टिमन व्हीलर, क्रेमर और डीडी कोसाम्बिन। ये सभी जो विद्वान हैं उनका मत था कि उत्पत्ति विदेशी प्रभाव से हुआ था। इसका कहना क्या था कि जो सभ्यता की उत्पत्ति है वो किससे हुआ है, तो मेसोपोटामिया से हुआ। इन सब विद्वानों का कहना था। क्या कह रहे थे, कैसे हुए कह रहे थे, तो उनका कहना था कि मेसोपोटामिया से जो उद्भव के पक्ष में था, उसका कहने का तर्क यह था कि दोनों जगह से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से और मेसोपोटामिया से क्या मिला, अन्नागार मिला और दुर्ग में लकड़ी का प्रयोग मिला। इसके आधार पर वो लोग कह रहे थे कि जो सिंधु सभ्यता है उसका उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुआ। और क्या था तर्क, तो और तर्क था यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था दोनों ही नगरीकरण और ईंटों से निर्माण हुआ था। तो इसके पक्ष में थे कि दोनों में नगर बन रहा था, ईंट सुनियोजित नगर था, ईंट का प्रयोग हुआ था। तो इसके संबंध में वो दोनों को समानांतर रूप से देख रहे थे। और कहना था उनका कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति हुआ है। कौन, तो सिंधु घाटी सभ्यता की। अब जो है यदि कुछ जो विद्वान हैं वो उनका कहना था कि जो सिंधु सभ्यता है वो स्थानीय ही था, माने लोकल सभ्यता था, वहीं पर विकसित हुआ। तो कुछ का कहना, वो किस आधार पर कह रहे थे, तो आर्यों का आरंभिक क्षेत्र माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, उनका मत था कि जो ये आरंभिक क्षेत्र, स्टार्टिंग जो आर्य का जो क्षेत्र था वो सिंधु क्षेत्र था, सिंधु घाटी क्षेत्र था। अब क्या आधार था, तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र का प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में इस क्षेत्र का जो भी नदी है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन किनके द्वारा इनका मत था, तो राजा राम एवं नटवर झा के द्वारा इनका कहना था जो भी मोहर प्राप्त हुए वह सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। जो भी मोहर प्राप्त हुआ उससे अनुमान लगाया कि सिंधु सभ्यता का जो निर्माता थे वह क्या थे, आर्य थे।
यदि मेस अब दूसरा पक्ष ये कहता है, जैसे कि पहला पक्ष ये बोला कि भाई ये जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से उत्पन्न हुआ, लेकिन विपक्ष के तर्क के अनुसार कहा जाता है कि देखिए मेसोपोटामिया जो नगर था वह क्या था, अनियमित था, मतलब उतना ज़्यादा सुनियोजित नहीं था, जबकि हड़प्पा में जो नगर था वो क्या था, सुनियोजित था। तो इस आधार पर उसने कहा कि नहीं भाई, जो मेसोपोटामिया का जो से जो उत्पत्ति आप बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हुआ, वह गलत है। फिर आपका मत था कि मेसोपोटामिया में जो आपका मिला वो क्या, चित्रक्षर लिपि नहीं मिला, वहाँ पर चित्रक्षर लिपि जो है वो मेसोपोटामिया में नहीं मिला, लेकिन हड़प्पा में चित्रक्षर लिपि मिला जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये कारण से इस तर्क से ये कहा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो है मेसोपोटामिया से संबंधित नहीं था या फिर उससे उत्पत्ति नहीं हुआ था। अब जो अगला जो पॉइंट है, बहुत लोग कहते हैं क्या है कि सिंधु सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो स्थानीय भी है, अस्थानीय है। तो इसमें क्या कहना है, तो जैसे कि बहुत सारा लॉजिक के अनुसार बोला गया था। क्या लॉजिक था, तो एक तरफ है सिंधु सभ्यता, दूसरा तरफ है आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता को स्थानीय सभ्यता बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। तो यदि जोड़ने वाला बात है तो इधर है जोड़ने वाला, कह रहा है कि दोनों में सामाजिक और धार्मिक विश्वास में भिन्नता था। दोनों में क्या था, दोनों में सामाजिक और धार्मिक विश्वास में भिन्नता था। तो इस कारण से कह सकता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो है स्थानीय सभ्यता नहीं है, विपक्ष के रूप में बोल रहा है, क्योंकि असभ्यता पशुचारण युक्त था। आर्य सभ्यता जहाँ पर क्या था, पशुचारण युक्त था, और सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता दोनों में सामाजिक और धार्मिक विश्वास में क्या मिला, भिन्नता मिला। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का संबंध आर्य सभ्यता से नहीं है। दूसरा है कि जो सिंधु सभ्यता था उसमें चित्राक्षर लिपि था। यहाँ पर जो सभ्यता था सिंधु सभ्यता, उसमें जो लिपि का प्रयोग था वह चित्राक्षर लिपि था, जबकि आर्य सभ्यता में लिपि का अभाव था। इसके अलावा जो ऋग्वेद में यह कहा गया है कि आर्यों के देवता, जैसे ऋग्वेद जहाँ पे हुआ तो वो किससे संबंधित है, आर्य सभ्यता से संबंधित है। तो ऋग्वेद में आर्यों के देवता को क्या कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है, जिसका अर्थ था किलों को गिराने वाला। लेकिन यहाँ जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है, किले और दुर्ग की पहचान हुआ है। वहाँ पर क्या था, किले और दुर्ग मिला था सिंधु सभ्यता में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आर्य सभ्यता था वो सिंधु सभ्यता से अलग था। दूसरी बात है कि जो इंद्र को संहारक कहा गया, आर्य सभ्यता में इंद्र को क्या कहा गया, संहारक कहा गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या, उपरोक्त तर्कों से यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आर्य सभ्यता से हुई, यह भी नहीं कहा जा सकता, मतलब दम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये विपक्ष में इस तरह से तर्क दिया गया। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के क्रमिक विकास का सिद्धांत, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो है खुद ब खुद क्रमिक विकास से हुआ है। इसका प्रतिपादक कौन है, तो फेयर सर्विस और रोमिला थापर है। कुछ लोग कहते हैं क्या कि जो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति है उसका उत्पत्ति जो है किसके आधार पर हुआ, क्रमिक विकास के आधार पर हुआ। जो कहने वाले विद्वान हैं वो हैं फेयर सर्विस और रोमिला थापर। यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता का निर्माण और उद्भव एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ का जो क्षेत्र है, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि बलूचिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान भी आपके इसके अंतर्गत आ गया, सिंध आ गया, गुजरात आ गया, राजस्थान हो गया, से उत्खनन के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि बहुत ही बड़ा वृहद जो है क्षेत्रों में फैला हुआ था। और इसके कारण जो है हम यह कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो उत्पत्ति है, उद्भव है, वह एक क्रमिक विकास का परिणाम था। इसी प्रकार यदि इस परिणाम को देखते हैं तो कहा जा सकता है कि इसमें बहुत क्रमिक विकास लगा, क्रमिक समय लगा, जिसमें हम लोग 3 चरणों में इसको विभक्त करते हैं। प्रथम चरण में पूर्व हड़प्पा काल को माना जाता है, जिसमें 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व को माना जाता है। इस काल में क्या देखा गया, तो इस काल में प्रमुख क्षेत्र थे मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद एवं राजा हुंडई का चरण था। इस चरण में सीमित कृषि आरंभ हुआ और फिर यहाँ पर गेहूँ, जौ जैसे फसलों का उत्पादन हुआ, और इसी चरण में मृदभांड एवं अस्थायी ग्राम बसने
लगे थे। द्वितीय चरण यानी आरंभिक हड़प्पा कालीन चरण माना जाता है, जो कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व समय में बांटा गया। इस समय का जो प्रमुख क्षेत्र था वह आमरी था, कोट दीजी था, गणेश्वर था, कालीबंगन था। इसका विशेषता यह था कि सर्वाधिक गांव अस्तित्व में आए, तांबे और हल का प्रयोग शुरू हुआ, अन्नागार एवं सुरक्षात्मक प्राचीर बनने लगे। इसी काल में लंबी दूरी के व्यापार का भी शुरुआत हुआ। तीसरा चरण में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो गया। इसका समय काल है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि। क्या विशेषता था कि बड़े बड़े शहर का उदय हुआ, सुनिश्चित नगर योजना अस्तित्व में आए, ईंट और औजार माप मोहरों में एकरूपता तथा लिपि का विकास हुआ, लंबी दूरी के व्यापार में विविधता आई। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा जो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन कर लिए कि किस प्रकार से विद्वानों का मत रहा। किसी ने उसको मेसोपोटामिया से जोड़कर देखा, किसी ने उसको स्थानीय कहा, किसी का कहना था कि सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति एक क्रमिक विकास था। तो इस प्रकार से आप अपने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में अपने आंसर राइटिंग में इस तरह के तथ्यों का समावेशन कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, इसका मेन फीचर, उसके बारे में इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो चलिए क्या है, तो इसमें देखा जा सकता है कि जो इसका जो कालक्रम है सबसे प्राचीन है। तो विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक है यह सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व विकसित समय कब माना जाता है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। यह सभ्यता वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था। पुरातत्वविदों ने इसके अनेक नगरों की खोज की, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा तथा लोथल प्रमुख है। और यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, स्वच्छ व्यवस्था, व्यापार, कला तथा सामाजिक संगठन के कारण अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यदि हम लोग इसके एक नज़र में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विशेषता का जाने, तो यदि सामाजिक पहलू में देख सकते हैं क्या था कि इसका जो समाज था वर्ग विभाजन था, मनोरंजन के साधन, समाधान पद्धतियों, मातृसत्तात्मक समाज, इस प्रकार से उसका समाज था। धार्मिक पहलू में देखते हैं तो क्या है, यह प्रकृति पूजा होता था, मातृ देवी की पूजा होता था, पशुपति की पूजा होता था, पशु और प्रतीकों का महत्व दिया जाता था। भौतिक विशेषता की ओर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो था वो नगर बहुत ही नियोजित था। सड़क मकान बहुत ही अच्छा ढंग से व्यवस्थित थे, मकान विकसित थे। 2 मंजिला भवन भी देखने को मिला, विशाल स्नानागार आपको देखने को मिला, अन्नागार देखने को मिला। यदि आर्थिक पहलू की बात करें तो यहाँ पर जो भी आर्थिकी के लिए जो क्रय विक्रय के लिए होता था वो क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। मोहरों का प्रयोग होता था, तराजू और बटखरों का प्रयोग भी होता था। गोदीवाड़ा का पाया जाना, व्यापार के लिए जो है व्यापार कैसा होता था, तो आंतरिक होता था और बाह्य, दोनों प्रकार के व्यापार देखने को मिलते थे। अब जो है यहाँ पर एक व्यवस्था में देखते हैं कि यहाँ पर का जो प्रमुख व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि जो विशेषता में सुव्यवस्थित नगर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, यह जो विशेषता है यह है जो हड़प्पा में जो पाया गया जो महत्वपूर्ण विशेषता में, तो एक महत्वपूर्ण विशेषता में था कि वहाँ का नगर निर्माण, इतना बड़ा नगर था जो वो भी वह कैसा था, विकसित था। आजकल के जितना भी शहर हैं जिस प्रकार से विकसित हैं उस प्रकार का वो उतना विकसित नहीं था, लेकिन वहाँ पर नगर योजना था, विकसित था। तो यहाँ पर नगर योजना और संरचनाएं का जो प्रमुख स्थल देखने को मिला वो कहाँ से मिला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के साहिवाल ज़िला में है, जबकि मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िला में है। ये दोनों जगह में नगर का जो सिस्टम था, नगर का जो कंस्ट्रक्शन था, रचना था, वो बहुत ही बेहतरीन था। तो यहाँ पर जो नगर में यहाँ पर क्या मिले, तो 2 मंजिले का भवन भी देखने को मिला, जो दिखाता है कि वहाँ उस समय में यहाँ पर 2 मंजिला भवन बना था। और यहाँ पर नगर में बने भवन जो है भवन में
जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। मगर जो भी भवन था वह क्या था, एक व्यवस्थित ढंग से जाल की तरह व्यवस्थित थे, मैंने ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। एक जो है व्यवस्थित अरेंज वे में सारा नगर बसा हुआ था। घर किस प्रकार का था, तो घर में कई कमरे देखने को मिले, रसोई घर भी था, स्नानागार भी था, बीच में आंगन था। स्नानागार में का जो फर्श था वो पक्के ईंटों से बना हुआ था। अन्नागार जहाँ पर अन्न रखा जाता था वो कहाँ से मिला, वो मोहनजोदड़ो से मिला। कितना बड़ा था, तो देखिए 45 मीटर जो है लंबा और 15 मीटर चौड़ा, इतना जो है बड़ा जो है अन्नागार मिला। फिर हड़प्पा से जो मिला वो कितना मिला, वो 15 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, इस प्रकार से एक अन्नागार भी मिला। फिर आपको कुएं भी देखने को मिलेंगे जो कि कालीबंगा से देखने को मिलेंगे। जो सड़क है एक दूसरे को समकोण पर काटती था, तो इस प्रकार से भी सड़क भी बहुत व्यवस्थित ढंग से मिला था। दरवाज़ा और खिड़की जो है सड़क की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर खुलता था, तो ये भी देखने को मिला। घर का पानी का निकासी कहाँ तक था, सड़क तक था, जहाँ नीचे मोरियाँ बनी होती थी और ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी होती थी, और मोरियाँ जो कि इनमें मेन होल भी थे। तो इस प्रकार से बहुत ही सुव्यवस्थित सुनियोजित नगर योजना देखने को मिला आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, जो कि एक खास विशेषता को बताता है। इसी प्रकार जो है कृषि विशेषता क्या था, तो कृषि में देखिए सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि था वो अत्यधिक किस मिट्टी पर था, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी था। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो जहाँ बसा था वहाँ का मिट्टी कैसा था, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी था। तो गांव की रक्षा के लिए यहाँ पर पक्की ईंटों की दीवार यानी प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था यहाँ पर बनाया जाता था। अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल की जाती थी। कालीबंगा से क्या मिला हमको, तो हल रेखा मिला देखे गए, यानी इससे अनुमान लगाया गया कि हल का प्रयोग होता था। और कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो फसल था वो क्या था, गेहूं, जौ, राय, मटर, तिल, सरसों, इस प्रकार से। और साथ ही साथ कपास का उत्पादन भी देखने को मिला था, जो कि सिंध क्षेत्र में इसका प्रमाण मिला। यूनान के लोग सिंडन से इसका संबंध है। इसके अलावा चावल का उत्पादन भी होता था सिंधु सभ्यता में, जो कि लोथल और रंगपुर से देखने को मिला। बाजरा का भी उत्पादन होता था, जो कि लोथल और सौराष्ट्र से इसका संबंधित साक्ष्य मिला। रागी भी होता था, जो कि रोजदी और जो कि गुजरात से मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। इसी के साथ पशुपालन संबंधी विशेषता भी बहुत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह के लोग जो है पालतू पशु भी रखते थे, जिसमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर, गधे, ऊंट, कुंवड़ वाला सांड, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जो है पालतू पशु रखते थे। इसी के साथ हाथी, घोड़ा भी आपको मिला मोहनजोदड़ो और लोथल से, लेकिन पालतू होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारतीय गैंडा जो है आमरी से मिला। बंदर, भालू और खरहा जंगली जानवरों का भी ज्ञान था उनको, और मोहरों और ताम्र तस्करियों से इस बात का हमको संकेत मिलता है, जानकारी मिलता है। दूसरा है जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कृषि और पशुपालन के कारण लोगों का जीवन क्या था, बहुत ही अच्छा था, विकसित था, समृद्ध था। इसी के अलावा शिल्प और तकनीकी ज्ञान भी था उनको, क्योंकि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से कांसे से निर्मित बहुत सारे वस्तु मिला। तो कांस्य का निर्माण से वह परिचित थे। जो और कांस्य बनाया कैसे जाता है, तो कांस्य बनाया जाता है तांबा और टीन के मदद से, दोनों को साथ मिश्रित कर देते हैं तो कांसा बनता है। अब ये जो तांबा है वो कहाँ से आता था, तो तांबा जो आता था राजस्थान के खेतड़ी से आता था और अफगानिस्तान से आता था टीन, और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का निर्माण होता था। तो हड़प्पा स्थल से कांसा का औजार मिला है। इस प्रकार से हम लोग को कांसे के बारे में वहाँ पर जानकारी था। इस जो समुदाय था उस समुदाय का नाम था कसेरो, जो कि कांसा का औजार बनाता था। सूती कपड़े का भी हम लोगों को साक्ष्य मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। ईंटों का विशाल इमारत देखने को मिला, जो कि एक स्थापत्य शिल्प का कला का उदाहरण है। फिर नाव बनाने का भी काम आपको देखने को मिला हड़प्पा में। मिट्टी के मोहरे बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना, ये भी आपको देखने को मिला। तो इस प्रकार से कह सकते हैं शिल्प कला और तकनीकी ज्ञान में काफ़ी दक्ष थे
सिंधु सभ्यता के लोग। इसी प्रकार से स्वर्णकार भी थे, चांदी सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे, जो कि रत्न जो आता था वो दक्षिण भारत से आता था, जबकि चांदी और सोना जो है अफगानिस्तान से लाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्वर्णकार भी देखने को मिले कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। कुम्हार के चाक का प्रचलन था, मृद भांड देखने को मिला। तो हमें हड़प्पा से मृद भांड का भी हमको जानकारी मिला, अधिक चिकना और चमकीला मिला। मृद भांड लोथल से भी मिला, जो कि इसका विशेषता था, एक इस पे क्या था, एक ब्रिज पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी का चित्र बनाया हुआ था। मृद भांड में चालाक लोमड़ी का चित्र भी देखने को मिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिल्प और तकनीकी जो है विशेषताएं भी देखने को मिलती है। इसी के साथ व्यापार में क्या था स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में भीतर व्यापार भी होता था, जो कि पत्थर और धातु और हड्डी का व्यापार होता था, जो कि आंतरिक व्यापार था। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सभी प्रकार के व्यापार किससे होता था, तो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, यानी वस्तु के आदान प्रदान के द्वारा क्या होता था, व्यापार होता था। साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो मिट्टी और कांसे की 2 पहिया वाले खिलौना गाड़ी मिला। चन्हुद्रो से मिला 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, जिससे अनुमान लगाया गया कि व्यापार उस समय होता था। लोथल से क्या मिला, अल्वेस्टर पत्थर का बड़ा पहिया मिला। बनावली से मिला सड़कों और बैलगाड़ी के पहिए का निशान मिला। और जो आपका जो व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, तो सिंधु सभ्यता के लोग उत्तरी अफगानिस्तान से व्यापार करते थे। यहाँ पर बहुत सारा वाणिज्यिक बस्ती बसाया हुआ था। फिर आपका उत्तरी अफगानिस्तान से फिर मध्य एशिया से व्यापार होता था। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है फॉरेन व्यापार जो भी चलता था, यानी विदेशी से भी व्यापार होता था। इसके अलावा जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ क्या, मोहर पर नाव का चित्रांकन मिला, जिससे भी हमको यह पता चलता है कि बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों प्रकार का होता था। मिट्टी निर्मित खिलौना नाव मिला। आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नाव मिला। इसके अलावा लोथल से क्या मिला, तो पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार का पुष्टि हुआ। इसके अलावा जो सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है मेलुहा, मेलुहा के साथ जो है व्यापार किसका होता था, तो मेसोपोटामिया का साथ होता था। इसका उल्लेख मेसोपोटामिया के अभिलेख में मिलता है, यानी मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वहाँ के अभिलेख में यह पाया गया कि मेलुहा के साथ व्यापार होता है। और मेलुहा किसका नाम था, तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो इस प्रकार से मेलुहा से व्यापार हो गया माकन का, जो कि जल और थल मार्ग से दोनों से, और उसका संबंध था दिलमुन से, और दिलमुन का संबंध था बहरीन से। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा विदेशी व्यापार जो है संबंधित था। इस प्रकार वह मध्यवर्ती व्यापारी कौन था, दिलमुन और माकन क्या था, यह है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा विदेशी क्षेत्रों से भी व्यापार होता था। अगला जो सभ्यता का जो विशेषता है वह है सिंधु सभ्यता का धार्मिक विशेषता। क्या क्या धार्मिक विशेषता है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ आपको देखने को मिला, हड़प्पा से प्राप्त हुआ। इससे पता चला कि मातृ देवी की पूजा होती थी। एक मूर्ति से स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया, जो कि जिससे पता चलता है कि पृथ्वी देवी की प्रतिमा जो है। वहीं पर मोहर भी मिला, जो कि चित्रित देवता का था। प्लस हड़प्पा से लिंग और योनि के अनेक प्रतीक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हड़प्पा में से भी बहुत सारा धार्मिक चीज़ें मिला था। इसी के साथ पशुपति महादेव की पूजा का जो है प्रमाण मिलता है, लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है। तो ये सभी जो है धार्मिक विशेषता में आता है। इसके अलावा प्राप्त मोहर पर पीपल की डाली के बीच देवता चित्रित है। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे, यानी प्रकृति पूजक थे। इसके अलावा प्राप्त मोहर पर पशुओं की आकृति थी, जिससे पता चलता है कि पशु पूजा का भी प्रचलन था। एक सींग वाला जानवर आपको देखने को मिला। गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक विशेषता है उसमें गौ पूजन का उल्लेख नहीं मिलता है। वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप देवता की पूजा होती थी, परंतु मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे धार्मिक सभ्यता में मंदिर नहीं मिला, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, और गाय का पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
अब आते हैं सिंधु सभ्यता का धार्मिक विशेषता में। धार्मिक विशेषता में है चल रहा है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वस्तिक भी मिला मोहनजोदड़ो से, जो कि सूर्य पूजा का प्रतीक समझा जाता है। चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप माना जाता है। मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं जो है देखने को मिलता है। दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। तो दाह संस्कार में शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफन किया जाता है। पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता है। और आंशिक समाधिकरण में इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भी भूमि में दफना दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विशेषता के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जहाँ की आर्यों की उत्पत्ति के बारे में आपका ये सवाल बनता है, जिसमें हम लोग पहले डिस्कशन कर लिए हैं। तो उसमें हम लोगों को किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, तो ये है कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में अपने इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो आर्यों की उत्पत्ति को सवाल क्या है, तो आर्यों की उत्पत्ति से जुड़ी विभिन्न अवधारणा का वर्णन कीजिए। क्या आर्य लोग भारत के मूल निवासी थे? तो इस प्रकार का ये सवाल है। इसमें आपको जो है इसका आंसर लिखना है, जो कि 40 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार से आप फ्लो डायग्राम में भी आप इसको दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार से आर्यों का आगमन जो है आर्कटिक क्षेत्र से बताया गया, जिसका जो है बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन किया। आर्यों की उत्पत्ति के विभिन्न अवधारणाओं में मतभेद देखने को मिला। किसी ने कहा कि आर्यों का निवास जो है मध्य एशिया से है, यानी मैक्स म्यूलर के अनुसार कहा गया। वहीं पर आर्यों का मूल निवास जो है हंगरी बताया गया, जो कि गाइड्स के अनुसार है। और आर्य लोगों का मूल स्थान दक्षिणी रूस यूराल भी बताया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही हम लोगों को पढ़ना होता है ऋग्वेदिक काल, जहाँ से हम लोगों को आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आर्यों की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। किसी ने कहा कि बाहरी आक्रमणकारी थे, किसी ने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, किसी ने कहा कि निवास स्थान हंगरी था, किसी ने कहा कि मध्य एशिया के लोग थे, किसी ने कहा कि रूस के यूराल पर्वत से आए हुए लोग थे। तो इस प्रकार से बहुत सारा मतभेद है। तो आर्य वेदों के रचयिता माने जाते हैं। वहीं पर आर्य जो है वह वेदों के रचयिता माना जाता है, क्योंकि जो भी ऋग्वेदिक काल है वो आर्य से संबंधित है। अभी जितना भी भारत के लोग के सभ्यता है, संस्कृति है, जो हिंदूवादी सभ्यता जो है वह जो है आर्य से संबंधित है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आर्य वेदों के रचयिता माने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान बहस का विषय रहा है, जिसको लेकर अलग अलग विचार हैं। अनेक विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। वे इसमें आर्कटिक क्षेत्र, यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिणी रूस को समाहित करते हैं। आर्यों की उत्पत्ति से जुड़ी ये मान्यताएं आर्य संस्कृति से संबंधित साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर निर्मित की गई है। कहीं पर वैदिक साहित्य में आर्य शब्द एक सांस्कृतिक मूल्यबोध, सभ्यता और जीवन पद्धति से संबंधित है। वहीं पर भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। वहीं पर इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। वहीं पर आर्यों की उत्पत्ति से जुड़ी विभिन्न अवधारणाओं के पक्ष विपक्ष का वर्णन निम्नलिखित रूपों में वर्णित है। किसी ने कहा मध्य एशिया सिद्धांत से आए हैं आर्य। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स मूलर ने किया। मैक्स मूलर आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को मानते हैं, जबकि एशिया को न मानने वाले विद्वानों का कहना है कि वे भारतीय भाषी परिवार के मुहावरों के आधार पर यूरोप में इनके मूल निवास स्थान को खोजना अधिक तर्कसंगत मानते हैं। मध्य एशिया में विशेषतः कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का क्षेत्र माना जाता है। यह सिद्धांत आर्य आगमन या आर्य आक्रमण के साथ अक्सर जोड़ा जाता है, पर आधुनिक शोध आक्रमण नहीं बल्कि क्रमिक प्रवासन पर बल देता है। तो किसी ने कहा कि मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं आर्य, जिसका प्रतिपादन मैक्स मूलर ने किया। अगला जो है तर्क था कि आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से होना बताते हैं। इसके अनुसार आर्य आक्रमण करके नहीं बल्कि क्रमिक रूप से प्रवास द्वारा भारत आए और यहाँ की संस्कृति में सम्मिलित हो गए। क्या है आधार? तो इसका आधार है कि वेदों में किसी बड़े आक्रमण का उल्लेख नहीं है। वेद में जो लिखा हुआ वेद है वो जो
उसमें उसमें कहीं पर भी बड़े आक्रमण के बारे में नहीं बताया गया है। आर्यों और स्थानीय निवासियों के बीच सांस्कृतिक सामंजस्य देखने को मिलता है। वहीं आर्य धीरे धीरे प्रवास करके आए और भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र से होना बताया गया है। अब जो है दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है आर्य को जो है स्वदेशी सिद्धांत के रूप में देखा गया है। इस मत के अनुसार आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। वे आदिकाल से ही यहाँ विद्यमान थे और यहीं से उनकी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। कहना क्या है, किस आधार पर कहें तो वेदों में भारत को आर्यों की कर्मभूमि बताया गया है। तो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और निरंतरता जो है वेद के अनुसार ही तय माना जाता है। तो इसके कारण निष्कर्ष यह निकलता है कि आर्य यहीं के निवासी थे और बाहर से नहीं आए थे। यह है स्वदेशी सिद्धांत। किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणी रूस का सिद्धांत, तो दक्षिणी रूस के सिद्धांत के अनुसार आर्य लोग दक्षिणी रूस अर्थात यूराल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मध्य एशिया इलाके के पास से स्टेप मैदानों से एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों से चले गए। हालांकि दक्षिणी रूस का सिद्धांत अधिक संभावित प्रतीत होता है और इससे इतिहासकार द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार भी किया गया। किया गया स्वीकार किसको किया गया, दक्षिणी रूस का सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके अनुसार जो आर्य लोग हैं वह दक्षिणी रूस यानी यूराल पर्वत की श्रेणी से दक्षिण में मध्य एशिया के इलाका के पास के स्टेप मैदानों से एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में चले हैं। और आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़े का बहुत ऊंचा स्थान था, लेकिन अश्व पालन का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय महादेश से काफ़ी दूर मिलता है। तो ये इस कारण से भी कहा गया कि उनका जो आर्य है उनका निवास स्थान यूराल पर्वत से हुआ था। तो पुरातत्व के अनुसार घोड़े का उल्लेख पहल 6000 ईसा पूर्व यूराल में ही मिलता है। इससे आर्य उत्पत्ति की दक्षिणी रूस से इतर सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया और इन्हें हिंद आर्य के रूप में जाना गया। अतः आर्यों के भारत के मूल निवासी होने की मान्यता उचित प्रतीत नहीं होती है। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों का मत आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखा गया। तो भाषा विज्ञान आर्यों की उत्पत्ति की समझ में मुख्य भूमिका निभाता है। संस्कृत और इंडो यूरोपीय भाषाओं की समानता, ध्वनि विकास, शब्द समूहों का सामंजस्य, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय आर्यों की भाषा एक बड़े भाषाई परिवार की शाखा है जिनकी विकसित जड़ें भारत के बाहर मानी जाती है। वहीं पर आनुवंशिक दृष्टिकोण से भी पता चलता है कि हाल के डीएनए अनुसंधान सुझाव देते हैं कि भारत की जनसंख्या में मिश्रित और इसमें प्राचीन दक्षिण भारतीय वंशज सिंधु सरस्वती सभ्यता की विरासत और बाद में आए स्टेप समूहों तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो इससे आक्रमण की धारणा कमजोर होती है, पर क्रमिक प्रवासन और जनसंख्या सम्मिश्रण स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के साथ बहुल उद्गम सिद्धांत को भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो कुछ आधुनिक शोध मानते हैं कि आर्य कोई एकांत जातीय समूह नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों का सांस्कृतिक सम्मिश्रण था और सिंधु घाटी के लोग, मध्य एशिया के चरवाहा समूह, स्थानीय भारतीय जनजाति, इनके बीच हजारों वर्षों की सम्मिलित संस्कृति ने वैदिक समाज का निर्माण किया। तो यह दृष्टिकोण प्रवासन को स्वीकार करता है, लेकिन सांस्कृतिक निरंतरता और स्थानीय योगदान को भी महत्वपूर्ण मानता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति से जुड़ी कई सिद्धांत हैं और विज्ञान किसी एक सिद्धांत पर अंतिम निर्णय नहीं देता है। तो भाषा विज्ञान और आनुवांशिक मध्य एशिया स्टेप्स क्षेत्र को अधिक समर्थन देते हैं। भाषा विज्ञान और आनुवांशिक मध्य एशिया स्टेप क्षेत्र को अधिक समर्थन देते हैं, जबकि भारतीय परंपरागत दृष्टिकोण सांस्कृतिक निरंतरता और स्वदेशी विकास पर बल कम देता है। तो स्वदेशी यहाँ है, इसका पर जो है
क्या है, इस पर जो है बल कम मिलता है। सांस्कृतिक निरंतरता पर बल कम मिलता है, लेकिन ज़्यादा बल क्या मिलता है कि जो स्टेप क्षेत्र को अधिक समर्थन मिलता है। आनुवांशिक मध्य एशिया को अधिक समर्थन मिलता है और भाषा विज्ञान पर अधिक बल मिल रहा है। वहीं पर आधुनिक शोध अब आक्रमण की जगह प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को अधिक मान्यता देता है। इसलिए यह मानना उचित है कि आर्य केवल एक जातीय समूह नहीं बल्कि एक इन्वॉल्विंग, मतलब बहुत दिनों से उसका जो है क्या हुआ था, क्रमिक विकास हुआ था। तो इवॉल्विंग भाषाई संस्कृति समूह थे जिनके निर्माण में भारत और बाहर दोनों का योगदान है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। ये तो कंप्लीट आंसर राइटिंग है, जो कि क्वेश्चन था हमारा कि आर्यों की उत्पत्ति को लेकर, आर्यों की उत्पत्ति से जुड़ी विभिन्न अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको अपना आंसर राइटिंग लिखना है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है 40 नंबर आपको लेने हैं। तो ये था आज के वीडियो का ये पूरा अंक। मिलते हैं इसी टॉपिक पर, यदि हम लोग को अगला वीडियो बनाना पड़े तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल के वीडियो से आपको मदद मिलता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।